हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज़ मी आकृति सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी मसल्स। मींस उन मसल्स के बारे में जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में या फिर कह लो रिस्पायरेशन के प्रोसेस को कंडक्ट कराने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विथ नोट्स मिलने वाला है। तो आप नोटबुक लेकर के बैठिए, साथ में ब्लू पेन, ब्लैक पेन, जिससे मैं ऑन स्क्रीन जो नोट्स शेयर करूँगी उसको देख करके आप अपनी नोट्स बना लेना। और बाकी मैं टॉपिक्स को जो एक्सप्लेन करूँगी उसको बहुत ध्यान से सुनना। इन केस आपको कोई भी डाउट अगर आ जाता है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, एज वेल एज उधर कमेंट सेक्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दैट इज़ जीमेल हमेशा मेंशन करती हूँ, आप उसके थ्रू भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, एनाटॉमी के और फिजियोलॉजी के मैंने जितने भी लेक्चर्स अब तक अपलोड किए हैं उन सब का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। और एज वेल एज एक टॉपिक है रह जा रहा है आपका एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक लास्ट टॉपिक है दैट इज़ अल्टरेशन इन डिजीजेस, तो उसका मैं डायरेक्ट नोट शेयर कर दूंगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो आप प्लीज़ उसको देख लेना एक बारी। ओवरऑल आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन एक बार ज़रूर देखिएगा और उसमें मैंने जो कमेंट पिन किया है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर हम रेस्पायरेटरी मसल्स की बात करें तो रेस्पायरेटरी मसल्स में हमको दो चीज़ें डिस्कस करनी है। पहला है हमारा इंटरकोस्टल मसल और दूसरा है हमारा डायफ्राम। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी चीज़ का एनाटॉमी डिस्कस करते हैं तो हमें हमेशा उसमें तीन चीज़ें पढ़नी होती हैं। पहली चीज़ होती है हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि जब भी आप किसी भी ऑर्गन का एनाटॉमी डिस्कस करोगे तो सबसे पहले आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करोगे, देन आएगा उसका लोकेशन। ठीक है, एंड एट लास्ट ओरिजिन। ओके, तो इस तरीके से आपको ये 3 पॉइंट्स हमेशा एनाटॉमी में डिस्कस करना होता है। मीन्स अगर आप किसी भी एग्जाम में किसी भी ऑर्गन का एनाटॉमी लिखेगा तो इस तरीके से लिखेगा कि पहले उस एनाटॉमी का स्ट्रक्चर लिखेगा, लोकेशन लिखेगा और ओरिजिन लिखेगा। आप ये 3 पॉइंट्स मेंशन करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरकोस्टल मसल्स के स्ट्रक्चर से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इंटरकोस्टल मसल्स वैसे तो रिब्स के बीच में लोकेटेड होता है। ठीक है, मीन्स जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब केज जिसको आप बोलते हो, तो जो हमारी रिब्स होती हैं उसके बीच में ये इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब इनके स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो इसमें आपको 3 लेयर्स देखने को मिलेंगी। पहली लेयर को हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, देन आएगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड फिर सबसे नीचे आता है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अब वन बाय वन इन लेयर्स को हम डिस्कस करें तो अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करें तो दीज आर द मोस्ट सुपरफिशियल एंड रन ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो इसमें हमें क्या देख रहे हैं कि ये मोस्ट सुपरफिशियल लेयर है, मतलब जो सबसे ऊपर वाली लेयर रहेगी दैट इज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, एंड फिर ये इसका जो अलाइनमेंट होता है तो ये ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑब्लिकली, एंड ये डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब आप ऐसे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हो। मान लो ये इंटरकोस्टल मसल्स है तो इसकी जो सबसे सुपरफिशियल लेयर है ये है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और ये ऑब्लिकली ऐसे नीचे की तरफ अरेंज्ड होगा या अलाइंड होगा। ठीक है, देन और फिर ये दे हेल्प इन रेस्पायरेशन बाय एलिवेटिंग द रिब्स। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है कि ये क्या करता है कि ये रिब्स को एलिवेट कर देता है। ठीक है, मीन्स रिब्स को ऐसे थोड़ा ऊंचे की तरफ कर देता है तो इधर कैविटी बन जाती है, मीन्स स्पेस बन जाती है। तो जो एयर है हम मतलब ईजिली इंस्पायर हो जाता है, मीन्स बाहर से अंदर ईजिली एंटर कर पाता है क्योंकि यहाँ पर स्पेस बन जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो रिब्स है वो एलिवेट हो जा रही हैं, ये थोड़ी सी ऐसे उठ जाती हैं। ठीक है, फिर आएगा हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो नाम से ही क्लियर है कि इंटरनल मीन्स एक्सटर्नल के बाद वाली जो लेयर होगी दैट इज द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। लिखा भी है कि दिस लाई डीपर टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, मीन्स कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वाली लेयर है उसके डीप में, उससे नीचे ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आएगी। और ये ध्यान दीजिएगा, ये भी इसका जो अलाइनमेंट देखोगे तो ये भी आपको ऑब्लिकली ही दिखेगा, बट ये डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, मीन्स ये पीछे की तरफ इसका अलाइनमेंट होगा। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल था वो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड था, बट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स
रन ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। फिर दे असिस्ट इन फोर्स एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन मतलब हम जो ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है, हम जब सांस को बाहर निकालते हैं, जब हम CO2 रिलीज करते हैं तो वो ये फोर्स्ड एक्सपायरेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है बाय डिप्रेसिंग द रिब। देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या कर रहा था, रिब्स को एलिवेट कर रहा था, ऊपर की तरफ उठा रहा था। वहीं जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो रिब्स को डिप्रेस कर रहा है, ठीक है, मतलब दबा रहा है। अब हमारा जो इस स्ट्रक्चर का लास्ट जो लेयर है दैट इज द इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। तो देखो नाम से ही क्लियर है, इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी जो इंटरकोस्टल मसल्स की, सबसे इसके स्ट्रक्चर में हमको 3 लेयर दिखा, तो सुपरफिशियल लेयर एक्सटर्नल था, उसके बाद वाला इंटरनल था, अब सबसे ज़्यादा अंदर वाली जो लेयर होगी दैट इज़ द इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो अब नाम से जैसे कि क्लियर है कि ये इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल है, मतलब ये जो डीपेस्ट लेयर होगी, सबसे अंदर वाली लेयर होगी, ठीक है। और इसको फंक्शनली देखा जाए तो ये इंटरनल इंटरकोस्टल्स, मतलब जैसे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम करता है सेम एज वैसे ही ये भी काम करता है, ठीक है। दे असिस्ट इन रेस्पिरेशन पर्टिकुलरली इन द फोर्स्ड एक्सपायरेशन, तो ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में असिस्ट करते हैं, ऑब्वियस ही बात है, ये रेस्पिरेटरी मसल्स हैं तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ही काम करेंगे। और ये फोर्स्ड एक्सपायरेशन के मतलब कि फोर्सफुली एक्सपायरेशन को कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि इंटरकोस्टल मसल्स कराता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद अब हम इसके लोकेशन को देखते हैं। तो इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं ये मतलब कि एडजेसेंट रिब्स का क्या मतलब है, मान लो कि आपकी एक रिब ये हो गई, दूसरी रिब ये हो गई, तो ये दोनों रिब क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है ना, एक दूसरे के अगल बगल प्रेजेंट है। तो फिर यहाँ पर जो स्पेस बच रहा है इनके बीच में, यहाँ पे आपके इंटरकोस्टल मसल्स लाई करेंगे, ठीक है, which are numbered according to the rib above them. The external intercostals are closer to the surface while the internal and innermost intercostals are deeper. It is obvious कि जो external intercostal muscles होंगी वो surface पे lie करेंगी, वहीं जो internal और innermost costal muscles हैं वो deeper, मतलब उनका जो location है वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। अब हम इसके origin को डिस्कस करते हैं। तो ओरिजिन में भी हम जैसे स्ट्रक्चर में 3 लेयर देखे थे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ओरिजिनेट फ्रॉम द लोअर तो ये क्या है, ओरिजिनेट फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ वन रिब एंड इंसर्ट इनटू द अपर बॉर्डर ऑफ रिब बिलो इट, मतलब कि एक रिब को अगर आप देखोगे तो उसके पहले लोअर बॉर्डर से ये ओरिजिनेट होगा और फिर जो उसके ऊपर वाली अपर रिब, मान लो ये लोअर रिब है, ठीक है, तो इसके लोअर बॉर्डर से ओरिजिनेट होगा और जो रिब के अपर बॉर्डर तक ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक। फिर उसका इंटरनल इंटरकोस्टल की बात करें तो ओरिजिनेट फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ वन रिब एंड इंसर्ट इनटू द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब। तो ऑब्वियस ही बात है, दोनों एक्सटर्नल जो था वो लोअर बॉर्डर से ओरिजिनेट हो रहा था और किधर जा रहा था, अपर बॉर्डर की तरफ। वहीं जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो अपर बॉर्डर से ओरिजिनेट हो रहा है और लोअर बॉर्डर की तरफ जा रहा है। अब इनर मोस्ट की अगर हम बात करें तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स हैं दोनों फंक्शनली सेम है, तो ओरिजिन भी इनका ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो जिस तरीके से इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का ओरिजिनेट हो रहा है उसी तरीके से इनर मोस्ट इंटरकोस्टल भी ओरिजिनेट होगा। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में देनी होगी कि ये सेपरेट कैसे हुए रहते हैं, तो इसके बीच में इंटरकोस्टल नर्व्स एंड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो इसको सेपरेट करती हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से। तो यहाँ पे ओरिजिन भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंटरकोस्टल मसल्स का स्ट्रक्चर हमने पहले डिस्कस किया, जिसमें हमको देख के क्या पता चला कि 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। पहली होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, दूसरी होती है इंटरनल इंटरकोस्टल और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होता है वो होता है हमारा इनर मोस्ट इंटरकोस्टल, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके लोकेशन को जब डिस्कस किए तो हमें पता चला
कि जो एडजेसेंट रिब्स होती हैं, मतलब मान लो एक रिब ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तो ये दोनों जैसे एक दूसरे के साइड बाय साइड प्रेजेंट है, तो इनके बीच में ये इंटरकोस्टल मसल्स में प्रेजेंट रहेंगी। देन इसके ओरिजिन, तो जैसे स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स हमने देखे थे, उन तीनों लेयर्स के स्पेसिफिक ओरिजिन को हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रेस्पिरेटरी मसल दैट इज इंटरकोस्टल मसल्स का डिस्कशन कंप्लीट होता है। ठीक है, कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन का देखो बात करें तो ये तो वैसे तो ये फिजियोलॉजी का पार्ट हो जाएगा, लेकिन ठीक है, फिर भी यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिया है। आप जब फिजियोलॉजी का डिस्कस करेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो उधर इस पॉइंट को मेंशन कर लेना। अभी के लिए आप यहाँ पे भी देख लो। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स की अगर हम बात करें तो दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू एलिवेट द रिब। हमने इसको देखा था कि ये क्या कर रहा था, रिब्स को एलिवेट कर रहा था, ऊंचा कर रहा था। तो ये कैसे करता है, ये मसल्स जो होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के रिब्स को एलिवेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जो इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन का प्रोसेस है वो ईजिली कैरी आउट हो जाता है। तो फिर इंटरनल इंटरकोस्टल की बात करें तो ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये रिब्स को डिप्रेस करते हैं, अंदर की तरफ दबाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है थोरैसिक कैविटी का। और फिर उस टाइम पे जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस है, एक्सहेलेशन का प्रोसेस है, मीन्स एयर को ब्रीथ आउट करने का प्रोसेस है, वो कैरी आउट होता है। फिर इनर मोस्ट इंटरकोस्टल्स की बात करें तो ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के साथ ही काम करता है, ताकि फोर्स्ड एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस है वो ईजिली कैरी आउट हो पाए। ठीक, अब हमारा सेकंड रेस्पिरेटरी मसल्स है दैट इज डायफ्राम। ठीक है, तो अब हम डायफ्राम को डिस्कस करते हैं। तो डायफ्राम में सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो डायफ्राम इज अ लार्ज डोम शेप्ड मसल्स मेड ऑफ मसल फाइबर्स एंड टेंडिनियस टिश्यू। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये डोम शेप्ड मसल से बना होता है। ठीक है, और मसल फाइबर से बना होता है एंड साथ ही साथ टेंडिनस टिश्यू से बना होता है। तो देखो डायफ्राम का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये हमारा जो लंग्स होता है, ठीक है, इसके यहाँ पे नीचे डोम शेप्ड जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ हमारा डायफ्राम। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एक स्ट्रक्चर है हम क्लास 11 से ही ड्रॉ करते आते हैं। अब आगे बात करें इसके स्ट्रक्चर को, अगर हम डीप में डिस्कस करें तो इसमें भी हमको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला होता है स्टर्नल पोर्शन, दूसरा होता है कोस्टल पोर्शन एंड तीसरा होता है लंबर पोर्शन। ठीक है, फिर उसमें एक सेंट्रल पार्ट भी होता है। तो सबसे पहले हम इस 1 बाय 1 इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टर्नल पोर्शन को। ठीक है, सबसे पहले हम स्टर्नल पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है, अटैच्ड टू जिफॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम। देखो जिफॉइड प्रोसेस नाम सुन के डर मत जाना, अभी स्टार्टिंग है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। धीरे धीरे चीज़ों को याद करोगे, पहले जब चीज़ें याद होने लगेंगी तो टाइम के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने लगेगा। तो स्टर्नल पोर्शन को अगर आप बात करो तो अटैच टू द जिफॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम। ठीक, देन कोस्टल पोर्शन में क्या होगा, ये लोअर 6 रिब्स मतलब नीचे की जो 6 रिब्स होती हैं उसके साथ ये अटैच रहेगा। फिर लंबर पोर्शन कहाँ पे रहेगा, अराइजेस फ्रॉम द लंबर वर्टेब्रा वाया द क्रूरा। क्रूरा क्या होता है, मसल की जो एक्सटेंशंस होती हैं उसको बोलते हैं क्रूरा। ठीक है, फिर सेंट्रल पार्ट को अगर देखो तो सेंट्रल पार्ट ऑफ डायफ्राम इज मेड ऑफ अ सेंट्रल टेंडन विच इज इंसर्शन पॉइंट फॉर ऑल मसल फाइबर्स। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर में ये 3 चीज़ें थी, स्टर्नल पोर्शन, कोस्टल पोर्शन और लंबर पोर्शन। और डायफ्राम के अगर सेंट्रल पार्ट के स्ट्रक्चर को देखो तो वो सेंट्रल टेंडन से बना होता है जो कि बाकी सारे मसल फाइबर्स के लिए इंसर्शन पॉइंट का काम करता है। ठीक, तो यहाँ पर जो डायफ्राम का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। अब इसके लोकेशन की बात करते हैं। तो द डायफ्राम इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ थोरैसिक कैविटी। ठीक है, तो जो डायफ्राम, देखो अभी मैंने बताया थोरैसिक कैविटी का क्या मतलब है, इधर से आपका लंग्स जब यहाँ पे हुआ, ठीक है, फिर इसका बेस
बेस ये है, लंग्स का बेस तो यही है ना, यहाँ पे ये लोकेटेड होता है डायफ्राम, ठीक है, ये होता है आपका डायफ्राम। तो लोकेशन इसका क्लियर हो गया। अब ये करता क्या है, अब आप देख रहे हैं कि ये थोरैसिक कैविटी के बेस पे प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है बेसिकली, थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, मीन्स एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी के बीच सेपरेशन को मेंटेन रखता है। फिर इट स्पैन्स द लोअर रिब केज एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द जिफॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम डाउन टू द लंबर वर्टेब्रा। मतलब कि क्या हुआ, जो लोअर रिब केज होती है, ठीक है, वहाँ से आप इसका स्पैन दोगे तो फिर ये कहाँ से एक्सटेंड होगा, जिफॉइड प्रोसेस, स्टर्नम के जिफॉइड प्रोसेस से एक्सटेंड होता है, कहाँ जाता है, ये लंबर वर्टेब्रा की तरफ, ठीक है, नीचे जाएगा डाउन टू द लंबर वर्टेब्रा। तो इस तरीके से इसका कुछ लोकेशन होता है। मान लो सेकंड पॉइंट अगर आपको टफ लगता है, बट मतलब अच्छा रहेगा अगर आप याद कर लोगे तो एग्ज़ाम में लिख पाओगे, बट रिस्पायरेटरी मसल्स के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागना। आप चाहो तो इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो, क्योंकि एज अ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट ये आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। आप इस वाले पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना, बट इसको नोटबुक में लिख लो, ठीक है, टाइम मिलेगा तो प्रॉपरली याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं ओरिजिन की तरफ। तो ओरिजिन को अगर हम इसका डिस्कस करें तो डायफ्राम ओरिजिनेट फ्रॉम 3 रीजन्स, 3 रीजन से ये ओरिजिनेट होता है, स्टर्नल, कोस्टल, लंबर। तो स्टर्नल में कहाँ से ये आता है, जिफॉइड प्रोसेस से, ठीक है, कोस्टल में लोअर 6 रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेजेस से बनता है, फिर लंबर में इसका लोकेशन लंबर वर्टेब्रा वाया द क्रूरा, लेफ्ट एंड राइट क्या था, मसल एक्सटेंशन था, तो यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, ठीक। अब इसके फंक्शन की बात करें तो देखो, जो डायफ्राम होता है वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, मीन्स ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट दोनों में इन्वॉल्व होता है। तो कैसे इन्वॉल्व होता है, वेन, पहले इंस्पायरेशन में इसका क्या रोल होता है देखते हैं। तो वेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब डायफ्राम, जैसे इधर लंग्स के नीचे डायफ्राम था ना, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इट फ्लैटेंस, ये फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, एंड मूव्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि जो वर्टिकल वॉल्यूम है, वर्टिकल वॉल्यूम वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जो वर्टिकल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा थोरैसिक कैविटी का, जिससे जो एयर है वो ईजिली लंग्स में एंटर हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो ये, एक सेकेंड मैं थोड़ा ड्रॉ करके बताती हूँ। तो ये लंग्स है, ठीक है, रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ये लंग्स है ये आपका डायफ्राम है, ठीक है। ये डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो लंग का वर्टिकल डायमेंशन है, इधर लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए जगह मिल जाएगी ना, तो फिर क्या होगा, ईजिली जो एयर है वो अंदर एंटर कर जाएगा लंग्स में। फिर एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या करता है, ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग द डायफ्राम रिलैक्सेस, जो डायफ्राम इंस्पायरेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अब वो आराम से रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब ये डायफ्राम रिलैक्स होगा तब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, जिससे जो थोरैसिक वॉल्यूम है, जिससे जो ये थोरैसिक वॉल्यूम है ये क्या करेगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एडिंग पैसिव एक्सलेशन, तो जो मतलब एक्सलेशन का प्रोसेस कंडक्ट होगा। ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन द डायफ्राम्स रिलैक्सेशन इज सप्लीमेंटेड बाय अदर मसल्स सच एज एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरकोस्टल्स। जब फोर्स्ड एक्सपायरेशन की बात, मतलब बहुत जब फोर्सफुली एयर को ब्रीथ आउट करना होता है, बाहर निकालना होता है नेज़ल पैसेज के थ्रू, तो उस टाइम पे डायफ्राम्स के साथ साथ कुछ और भी मसल्स जिसको सप्लीमेंट, मतलब कुछ और भी मसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, और वो मसल्स कहाँ की मसल्स होती हैं, जैसे कि एब्डोमिनल मसल्स एज वेल एज इंटरकोस्टल मसल्स। अभी हमने देखा था ना कि इंटरकोस्टल मसल्स का जो इंटरनल और इनर मोस्ट लेयर था वो फोर्स्ड एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होता है। तो वो जब कभी कभी फोर्सफुली जब ब्रीथ आउट करना होता है, सांस बाहर निकालनी होती है, तो ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स साथ में
मिल के काम करते हैं। तो इंटरकोस्टल मसल्स की कौन सी लेयर, इनर मोस्ट लेयर और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे डायफ्राम का भी डिस्कशन कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट आता है तो ज़रूर पूछिएगा। अब ओवरऑल हम जो अपना डिस्कशन हमने अभी यहाँ पे किया है उसको हम कंक्लूड करते हैं। तो हमें कंक्लूजन में क्या है कि टुगेदर द इंटरकोस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम वर्क इन कंसर्ट टू रेगुलेट द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ थोरैसिक कैविटी। तो बात करते हैं कि जो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम है ये साथ में काम करते हैं। क्यों? ताकि जो थोरैसिक कैविटी है वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से हो पाए, जिससे कि एफिशिएंटली ब्रीदिंग कंडक्ट हो पाए, ठीक है। क्वाइट एज वेल एज एक्टिव रेस्पिरेशन। तो क्वाइट रिस्पिरेशन किसको बोलते हैं? जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है, जब हम सांस बाहर निकालते हैं। और वहीं एक्टिव रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? जब हम ब्रीथ इन करते हैं, ठीक है, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो उसको हम एक्टिव रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो उसको हम क्वाइट रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर इंटरकोस्टल एडजस्ट रिब्स पोजिशनिंग वाइल द डायफ्राम्स मूवमेंट प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द चेंजिंग थोरैसिक वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ध्यान दीजिएगा, जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिब्स की पोजिशनिंग को एडजस्ट करते हैं। क्योंकि आपने देखा था ना कि हमने इंटरकोस्टल मसल्स में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल वाली लेयर थी वो क्या कर रही थी? रिब्स को एलिवेट कर रही थी। तो ये रिब्स के पोजिशनिंग में हेल्पफुल होता है। वहीं जो डायफ्राम होता है वो क्या करता है? वो डायरेक्टली थोरैसिक कैविटी, मतलब आप कह लो जो लंग, मतलब वो जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा था तो जो थोरैसिक कैविटी थी उसका वॉल्यूम डायरेक्टली कम ज़्यादा हो रहा था। तो जो डायफ्राम का रोल होता है वो सिग्निफिकेंट रोल होता है, ठीक है। वॉल्यूम को वो चेंज करता है, थोरैसिक वॉल्यूम को ब्रीदिंग के टाइम पर। तो इस तरीके से इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स जो होती हैं वो साथ में मिलकर एक पूरे ब्रीदिंग के प्रोसेस को, पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन को क्या बोलते हैं? इनहेलेशन भी बोलते हैं और एक्टिव रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। वहीं ब्रीथ आउट, सांस निकालने के प्रोसेस को क्वाइट रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन रिस्पिरेटरी मसल्स का कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपकी कुछ ड्यूटी है, चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को क्या है मतलब वीडियो को लाइक करो, अपने जो भी नर्सिंग या पैरामेडिकल फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर लेना, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और एक बार कमेंट सेक्शन को अच्छे से देख लीजिएगा, मैं उधर सारी डिटेल्स पिन कर दूंगी, जितने भी लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, एज वेल एज कुछ पॉइंट्स, कुछ नोट्स भी मैं कमेंट सेक्शन में शेयर करूंगी, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, या फिर कह लो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। क्योंकि हमारा आज इस लेक्चर के साथ एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे।